बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं और उसकी टाइप्स को। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बफर सॉल्यूशन जो है वो कैसे एक्ट करता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, यानी कि हाउ डू द बफर्स एक्ट, या दूसरा टॉपिक होगा हमारा व्हाई डू वी नीड बफर सॉल्यूशन। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बफर सॉल्यूशन को डिफाइन किया था बड़ी तफसील के साथ। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच when a small amount of acid or base is added। जब किसी सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड हो जाए तो वो सॉल्यूशन अपनी पीएच को चेंज होने ना दे, अपनी चेंज के खिलाफ रेजिस्ट करे, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन। हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर हम सिंपल वाटर है, प्योर वाटर है, उसकी पीएच 7 होती है, उसके अंदर 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ऐड करते हैं तो उसकी पीएच 7 से जंप करके 12 हो जाती है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, सॉल्यूशन जो है वो हाईली बेसिक हो जाता है। जबकि हमने मिसाल दी थी कि अगर एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का जो है वो अगर मिक्सचर हो और उसमें आप उसकी पीएच होती है 4.83 और उसमें भी अगर आप 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें तो हमने पढ़ा था कि उसकी पीएच सिर्फ जो है वो चेंज हो जाती है 4.92। तो हमने जब डिफरेंस निकाला था तो सिर्फ 0.09 जो है वो पीएच चेंज हुई थी। तो ये जो अमाउंट है ये ना होने के बराबर चेंज कहलाती है। जबकि वाटर में आपने देखा कि पीएच 7 से जंप करके 12, ये बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंज है पीएच में। जबकि जो सॉल्यूशन था एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का, इसमें जो चेंज आई वो ना होने के बराबर आई। तो इस सॉल्यूशन में अपनी पीएच को चेंज नहीं होने दिया, ऐसे सॉल्यूशन को हमने कहा था बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। जबकि वाटर बफर सॉल्यूशन नहीं है, वो अपनी पीएच को जो है वो मेंटेन नहीं रख सका, 7 से 12 हो गई। तो ऐसे सॉल्यूशन जो अपनी पीएच को जो है वो चेंज होने ना दें, चेंज के खिलाफ रेजिस्ट करें, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली थी, लेकिन हम ये कैसे करते हैं, कैसे होता है कि जब किसी आप जो बेस ऐड करते हैं तो उसने तो OH आयन प्रोड्यूस करने ही होते हैं, तो सॉल्यूशन क्यों जो है वो बेसिक नहीं होता? या अगर आप एसिड ऐड करते हैं तो प्रोटॉन ने तो प्रोड्यूस होना ही होना होता है, तो प्रोटॉन बढ़ने से जो है पीएच ने कम होना ही होना होता है, तो क्यों नहीं ऐसा होता? कैसा रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं इसमें कि पीएच में जो कोई जो है वो रिमार्केबल चेंज या सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता? तो आप दोबारा देखें, यहाँ पे ये एसिटिक एसिड है, इस तरह ये पानी के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर इस तरह आयनाइज होगा, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ज़्यादा होगा और आयनाइज स्टेट में ये बहुत कम होगा। इसकी जो परसेंटेज डिसोसिएशन होती है सिर्फ 1.3% होती है, यानी कि 100 में 1.3 और 1000 में जो है वो 13 मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ ये आयनाइज होते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू है, हमारे पास देखें एसीटेट आयन बनेंगे, और ये सोडियम एसीटेट है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये इस फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा और एसिटिक एसिड इस फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। ये इक्विलिब्रियम इनका एस्टेब्लिश होता है। अब क्या करना है आपने, देखिए कि हमारे पास अगर इस सॉल्यूशन की पीएच है 4.83 मिक्सचर की, अब क्या करते हैं हम इसके अंदर फर्ज करें HCl ऐड करते हैं। हम जब HCl ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने की वजह से जो है इसकी पीएच जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह क्या है कि जब ये हाइड्रोजन आपने HCl प्रोड्यूस आपने ऐड किया या गलती से ऐड हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो ये हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस हुए, ये इस हाइड्रोजन आयन के साथ इसका क्या हो जाएगा? कॉमन आयन। आपने पढ़ा होगा ना कॉमन आयन फैक्ट, प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था। तो ये कॉमन आयन की वजह से ये रिएक्शन इसके साथ मिलकर और रिवर्स जाना शुरू कर देगा और अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन आयन अगर हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में रहेगा, फर्ज करें ये 100 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए हैं, सपोज कर लें ये 100 हाइड्रोजन आयन जो है इस एसीटेट, अभी एसीटेट यहाँ से कम आ रहा है, यहाँ से ज़्यादा है, ये एसीटेट बेसिकली ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में, और ये एसीटेट आयन जो है फर्ज करें बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। अब ये 100 प्रोड्यूस हुए हैं, 100 में से 95 एसीटेट, ये जो 95 हाइड्रोजन आयन इस 95 एसीटेट से मिलके रिएक्शन को रिवर्स करके जो अनडिसोसिएटेड जो है एसिटिक एसिड बना देंगे। क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हमने पढ़ा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका रिएक्शन कॉमन आयन की वजह से रिवर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नहीं होता। तो एक्चुअली ये जो बफर का जो एक्शन पढ़ रहे हैं ये किस पे बेस कर है? कॉमन आयन इफेक्ट पे। तो क्या हुआ, 100 आयन में से 95 आयन्स जो है वापस चले गए, तो फिर कितने बचे?
5 हाइड्रोजन आयन, तो 5 हाइड्रोजन आयन से जो पीएच में चेंज आएगी वो ना होने के बराबर होगी। अगर 100 हाइड्रोजन आयन अगर वाटर में देखें तो 100 हाइड्रोजन आयन है तो वो तकरीबन वैसे ही रहते हैं जिससे पीएच में बहुत ज़्यादा चेंज आने का आ सकती है, बल्कि आती है। जबकि यहाँ पर वो 95 हाइड्रोजन आयन रिवर्स चले गए और अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड बना दिया, तो सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन में कोई बहुत ज़्यादा चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, जिससे पीएच भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई। इसी तरह अगर बेस ऐड करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH आयन। ये OH आयन क्या करेंगे बताएं जरा। ये OH आयन, इस जो हाइड्रोजन आयन है, फर्ज करें 100 OH आयन प्रोड्यूस हुए हैं, 100 में से ये हाइड्रोजन आयन फर्ज करें हमारे पास 5 हाइड्रोजन आयन पड़े हुए हैं, क्योंकि ये वीक एसिड है, बहुत कम हाइड्रोजन आयन है। ये 100 में से 5 हाइड्रोजन आयन इससे मिलकर वाटर बना देते हैं, तो पीछे रह गया 95। लेकिन इतना हाइड्रोजन आयन जब खत्म हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट्स वाली साइड में कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो लीस्ट शेड्यूलर प्रिंसिपल के मुताबिक ये डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो एसिटिक एसिड मजीद डिसोसिएट होगा, मजीद हाइड्रोजन आयन 5 बनाएगा, वो 5 फिर ये OH से मिलेंगे तो वाटर बना देंगे, तो फिर ये 90 रह जाएंगे। इस तरह ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा और ये हाइड्रोजन OH से मिलकर वाटर बनाते जाएंगे, और फिर जो नेट हमारे पास जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, तो OH की अमाउंट फिर उसी तरह 5, 4, 3 सपोज कर रहा हूँ रह जाएगी, बहुत कम रह जाएगी, जिससे पीएच में चेंज तो होगा लेकिन बहुत माइन्यूट चेंज आएगा, बहुत स्मॉल चेंज पीएच में आएगी। अगर ये OH हाइड्रोजन के साथ कंपनसेट ना होते तो OH 100 की 100 ही रहते, तो फिर पीएच में बहुत ज़्यादा चेंज आनी थी, जैसे हमने वाटर की एग्जांपल में पढ़ा कि उसमें OH जितने बनते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं, जिससे पीएच में बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंज आती है। जबकि इस केस में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ऐड किया इस बफर सोल्यूशन में, तो ये OH इस H से मिलके न्यूट्रलाइज होते गए। इन्हीं OH ने तो पीएच को चेंज करना था, वही OH जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंज्यूम होते गए, जिससे जो है वो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आया। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट एक बंदे ने पहनी हुई है, एक गोली आग लगी, 2 लगी, 3 लगी, 4 लगी, 5 लगी, वो गोलियां उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट से स्ट्राइक करके नीचे गिरती जाएंगी, उस बंदे को जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सेम इसी तरह ये बेस जब हमने ऐड की या HCl ऐड किया, तो इसने कोई उसकी पीएच में चेंज क्यों नहीं किया कि एसिड ऐड करने से हाइड्रोजन कॉमन है होने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड गया, तो प्रोटॉन सॉल्यूशन में बहुत कम रह गए, जिससे पीएच में कोई चेंज नहीं आया। OH जो प्रोड्यूस हुए वो H से मिलकर न्यूट्रलाइज होते गए, और इससे भी जो है OH में भी कोई कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो पीएच में भी कोई चेंज, जो ह्यूज चेंज नहीं आएगा। एक तो ये हमने इसका एक्शन पढ़ लिया कैसे होता है। उसके अलावा आपके सामने एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, जिससे हम जो है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन को एडजस्ट करके बफर सॉल्यूशन की पीएच को भी मैनेज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन 0.10 है, ये सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है फर्ज करें, और एसीटेट उस वक्त 0 है। अब क्या होगा, मैंने भी बताया था आपको कि इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन होती है 1.3, यानी कि 100 में ये सिर्फ 1.3 डिसोसिएट होता है, ठीक है, और 1000 में ये 13 मॉलिक्यूल फर्ज करें इसके डिसोसिएट होते हैं, तो इसकी पीएच जो आती है वो आती है 2.89, यानी कि 1000 में से 13 और 100 में से 1.3 मॉलिक्यूल जब एसिटिक एसिड के डिसोसिएट होते हैं, और अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.10 है, और मैंने पहले बताया आपको ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसलिए आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 में से सिर्फ 13 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो ना होने के बराबर डिसोसिएट हो रहे हैं, तो इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन 1.3 है और इसकी पीएच वैल्यू है 2.89। अब क्या करेंगे, अब अगर हम इसके अंदर जब एसीटेट हमने डाला 0.05, क्या हुआ, इसने आयनाइज होकर ये आयन प्रोड्यूस किए। अब क्या हुआ, जब ये दोनों आयन कॉमन हो जाएंगे, आपको पता है कि हमने कहा था कि जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें और उनमें कॉमन आयन मौजूद हो, तो रिएक्शन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला है वो सप्रेस हो जाएगा या वापस आ जाएगा, तो इसलिए ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा और एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और ये जब वापस जाएगा किसके साथ जाएगा, इस हाइड्रोजन आयन को साथ लेके जाएगा। जब ये हाइड्रोजन आयन जो है इसको लेके जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। हाइड्रोजन पहले ही बहुत कम डिसोसिएट हो रहा था 1.3%, इसके ऐड करने से क्या हुआ, उसकी परसेंटेज डिसोसिएशन और कम हो गई, क्योंकि परसेंटेज डिसोसिएशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, जितने हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में मौजूद होंगे डिवाइडेड बाय टोटल जितने HCl या एसिटिक एसिड थे। अब ये हाइड्रोजन आयन जब ये हमने ऐड किया तो कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड गया, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन
और ज़्यादा कम हो गई, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होने से परसेंटेज डिसोसिएशन कम हो गई, और जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो तो हमने पढ़ा था पीएच में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का पीएच से क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो इसकी पीएच जो है 2.89 से जो है वो ये जब कम हुई तो ये ज़्यादा हो गया 4.44 हो गई। हमने क्या किया थर्ड एक्सपेरिमेंट में और ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन में इजाफा कर दिया, एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन और ज़्यादा हुई, तो ये और ज़्यादा कॉमन आयन की वजह से ये हाइड्रोजन आयन को और ज़्यादा पीछे की तरफ लेके जाएगी, तो हाइड्रोजन आयन और कम हुए तो परसेंटेज इसकी और ज़्यादा, देखें ये परसेंटेज 1.3 से कम यहाँ हुई थी तो ये बढ़ गई थी, यहाँ और ज़्यादा कम हो गई है परसेंटेज, देखिए 0.018, और जब परसेंटेज और ज़्यादा कम हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो पीएच इसकी और ज़्यादा होके 4.74 हो जाएगी। हमने और ज़्यादा जब कंसंट्रेशन इसकी ऐड की तो ये और ज़्यादा एसिटेट आयन प्रोड्यूस होंगे, ये फिर कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन को बैकवर्ड करेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और ज़्यादा कम होगी। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कॉमन आयन की इफेक्ट की वजह से और ज़्यादा कम हो जाएगी तो बताएं क्या होगा, कि जब ये परसेंटेज डिसोसिएशन और ज़्यादा कम हो गए 0.012 हुई, जब परसेंटेज डिसोसिएशन कम हुई मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हुए तो उसकी पीएच और ज़्यादा बढ़ के 4.92 हो जाएगी। तो इस तरह आपने देखा कि जब भी हम जो वीक एसिड और उसका साल्ट लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो इसकी कंसंट्रेशन को एडजस्ट करके हम अपनी डिज़ायर्ड जो है वो सॉल्यूशन पीएच का सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। अगर आप किसी सॉल्यूशन की जो बफर सॉल्यूशन की पीएच 4.44 वाला बफर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से कंसंट्रेशन ले लेंगे दोनों की, और अगर आप 4.92 वाला बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसमें ये कंसंट्रेशन ले लेंगे एसिड की, और ये ले लेंगे आप जो है उसके साल्ट मतलब यहाँ पे होगा कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये जो एसिटेट है बेसिकली एसिटिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस है, तो साल्ट और कॉन्जुगेट बेस इसकी जो होगी इसकी कंसंट्रेशन को एडजस्ट करके हम अपनी जो है मर्जी का अपनी जो भी हमारी डिज़ायर है, जो हमारी नीड है उसके मुताबिक बफर सॉल्यूशन की कंपोजिशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने उसकी परसेंटेज को एडजस्ट करने का तरीका भी सीखा, और साथ हमने वो कैसे ऐड करते हैं ये भी बात हमने सीखी। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाई डू वी नीड बफर सॉल्यूशन। तो ये मैं पहले भी इसकी बता चुका हूँ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में भी कि इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। सबसे पहले उन्होंने जो बुक में लिखा हुआ है ह्यूमन ब्लड की पीएच मैंने आपको बताया था कि 7.35 होती है। अगर जो है हम रोज जो है वो डेली एसिडिक और बेसिक चीज़ें अपनी डाइट में देखें तो खाते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जूसेस लेते हैं, इस तरह मुख्तलिफ तली हुई चीज़ें खाते हैं, पकौड़े, बहुत सी चीज़ें हम खाते हैं जो उनकी पीएच 7 से ज़्यादा भी होती है, 7 से कम यानी कि एसिडिक भी होती है, बेसिक भी होती हैं, लेकिन हमारे ब्लड की पीएच जो है 7.35 मेंटेन रहती है या इसके करीब करीब मेंटेन रहती है। इसकी वजह कि बफर सॉल्यूशन जैसे यहाँ कहा था कि जब इसमें एसिड या बेस ऐड किया तो इसकी पीएच ऑलमोस्ट मेंटेन रही, तो इसको बफर सॉल्यूशन कह दिया था। इसी तरह जब ह्यूमन ब्लड में आप जो खाना खा रहे हैं, कोई फ्रूट्स खा रहे हैं, कोई जूस पी रहे हैं, एसिडिक बेसिक चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन ब्लड की पीएच आपकी मेंटेन है, इसका मतलब ह्यूमन ब्लड इज आल्सो अ नेचुरल बफर सॉल्यूशन। अब इसमें नेचुरल बफर सॉल्यूशन में कौन सी चीज़ होती है याद रखें, अगर ये पहले ये याद रखें, अगर ये पीएच जो है अगर ये बफर सॉल्यूशन ना होता नेचुरल बफर तो इसकी पीएच 7 हो जाती कम होके या 8 हो जाती, तो उससे इंसान की डेथ हो सकती है। लेकिन हमारी डेथ ना होने का मतलब ये है कि ये बफर सॉल्यूशन जो ब्लड है इस अपनी पीएच को मेंटेन रखता है। अब कौन से बफर सॉल्यूशन ब्लड में होते हैं तो याद रखें इसमें फास्फेट बफर सॉल्यूशन होते हैं, उसमें डाईहाइड्रोजन फास्फेट वीक एसिड के तौर पे एक्ट करता है, और उसकी कॉन्जुगेट बेस होती है हाइड्रोजन फास्फेट। ये एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर एज ए जो बफर सॉल्यूशन एक्ट करता है एक। दूसरा होता है इसमें जो है वो कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड H2CO3 और बाइकार्बोनेट HCO3, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड और बाइकार्बोनेट उसकी वीक कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो एसिड बेस यानी कि यहाँ पे देखें वीक एसिड उसकी कॉन्जुगेट बेस का जो पेयर है ये एज ए बफर सॉल्यूशन एक्ट कर सकता है, तो वो भी यहाँ पे एक्ट करता है। फिर तीसरा यहाँ पे होता है प्रोटीन बफर सॉल्यूशन। जो प्रोटीन होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस होती है उसको बाइंड कर लेती हैं, जिसको पीएच को वो चेंज होने नहीं देती। उसके अलावा प्रोटीन में अगर हिस्टिडीन हो तो वो भी बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करके उसको जो है पीएच को
चेंज होने नहीं देती। तो ये हमारे पास था ह्यूमन ब्लड की पीएच के हवाले से। उसके अलावा जो केमिस्ट होते हैं लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी कई सोल्यूशन सेंसिटिव होते हैं, उनकी पीएच के चेंज होने का खदशा होता है, तो वो क्या करते हैं, सूटेबल चॉइस ऑफ सोल्यूट्स यूज करते हैं जिससे पीएच जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज ना हो। उसके अलावा जो केमिस्ट्री के अलावा जो अलाइड साइंसेज हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, इसके अंदर भी जो बैक्टीरिया कल्चर करना होता है वो भी एक सेंसिटिव एनवायरनमेंट में डेवलप होता है, और उसके लिए भी हम बफर सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं ताकि उसको उसकी पीएच को मेंटेन रखा जा सके। उसके अलावा सॉइल साइंसेज हैं, जैसे ज़मीन है, जैसे हमारे स्टमक की एक स्पेसिफिक पीएच होती है, उसको मेंटेन रखना ज़रूरी होता है प्रॉपर डाइजेशन के लिए। सेम इसी तरह जो सॉइल है, ज़मीन है, उसमें प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी एक स्पेसिफिक पीएच होती है। अगर उसमें एसिडिटी या बेसिसिटी हो जाए तो प्लांट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन या उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, हम जो है बफर को सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो पीएच वह बरकरार रहे, मेंटेन रहे। उसके अलावा क्लिनिकल एनालिसिस आपने सुना होगा, ये जितने भी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं, हम शुगर टेस्ट कराते हैं, लिपिड टेस्ट करवाते हैं, वहाँ भी पीएच को मेंटेन रखने के लिए बफर सॉल्यूशन की ज़रूरत पेश आती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल स्टडीज, जो जितने भी जूसेस और जितने भी जो पैक्ड चीज़ें आप बाज़ार से खरीदते हैं, उनकी पीएच को मेंटेन रखने के लिए भी उनके पीएच को मेंटेन रखने के लिए भी उनके अंदर बफर सॉल्यूशन ऐड किए जाते हैं ताकि काफ़ी अर्सा तक वो जूसेस या कोई भी चीज़ है जो पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं वो पड़ी रहें, तो उसकी पीएच जो है वो बरकरार रहे। तो ये इसके अलावा इसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में जो है, इलेक्ट्रोप्लेट में, तो बहुत सी इसकी एप्लीकेशन है। तो अगर आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आए व्हाई डू वी नीड बफर सॉल्यूशन, तो ये बुक में आपकी जो 3 चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आप आसानी से जो है वो लिख सकते हैं। अगर आ जाए हाउ डू द बफर एक्ट, तो ये आप उसकी सारी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो है हेंडरसन इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी डेरिवेशन करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।